बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 22 देख रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 22 में हमने क्या करना है, हमारे पास जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स से न्यूमेरिकल नंबर 16 एंड 18 हमने उन न्यूमेरिकल्स को देखना है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस तक लेक्चर नंबर 15 और उसके बाद लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस किया। उसके बाद आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 पे आ रहे हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर आपका 18 भी कवर किया जाएगा। सो लेक्चर जब का न्यूमेरिकल नंबर 16 है, प्रॉब्लम नंबर 16 है, उस प्रॉब्लम नंबर 16 को हम किस तरह से देखेंगे कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं A एंड B, हैविंग ए कैपेसिटेंसीज ऑफ 2 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। C1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 माइक्रोफैरेड एंड C2 हमारे पास आ गया दैट इज 6 माइक्रोफैरेड। ये दो कैपेसिटर्स हमारे पास दे दिए गए हैं। ठीक है, इन दो कैपेसिटर्स के क्रॉस करना क्या है। These two capacitors are charged separately to a same potential difference of 120 volts। इन दोनों को हमने सेपरेटली चार्ज किया और कितने वोल्टेज पे चार्ज किया, दैट इज 120 वोल्ट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर सर्किट की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो C1 को मैंने अलग चार्ज किया है और C2 को मैंने अलग चार्ज किया है। तो ये आपका C1 और C2 और दोनों के लिए जो वोल्टेज इस्तेमाल किए वो 120 वोल्ट्स ही थे। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने इस तरह से चार्ज कर दिया। नाउ पॉजिटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ B। उसके बाद क्या करना है, हमने पॉजिटिव प्लेट ऑफ A को नेगेटिव प्लेट ऑफ B से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जो C1 है उसकी पॉजिटिव प्लेट को C2 की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर देना है, जबकि C1 की नेगेटिव प्लेट को C2 की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये कहा गया नाउ पॉजिटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ B एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ B, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइंड दैट फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हमने हर कैपेसिटर के ऊपर आने वाला फाइनल चार्ज फाइंड करना है। सो पहले पता तो लगे कितना चार्ज किया। तो पहले मैं Q1 निकालता हूँ कि जब मैंने इसको चार्ज किया था तो कितना चार्ज इसके ऊपर आया था। Q1 इज इक्वल टू C1V। कितना था, C1 की वैल्यू आपको दी हुई थी 2 माइक्रो, जबकि वोल्टेज जो था वो 120 था। इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 240 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया, जो कि हमने पहले कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट किया। इसी तरह दूसरे कैपेसिटर के लिए C2V कर देंगे। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी थी, 6 माइक्रो, और इसको भी 120 वोल्ट पर ही हमने चार्ज किया। तो यहाँ से हमारे पास Q2 का जो रिजल्ट आया दैट इज 720 माइक्रो। ठीक है, आपकी बुक में इसको A और B कहा गया है, तो अगर आप इसको A और B भी लिखें, मतलब मैंने 1 और 2 लिखे हैं, इसको अगर आप A और B भी लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी मर्जी है, इस पर कोई नंबर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास Q1 और Q2 इनके ऊपर आने वाला चार्ज हमने फाइंड कर लिया। अब जब इन दोनों को हम लोग ने इस कम्बिनेशन में मिला देना है, इस तरह से आपस में मिला देना है, तो व्हाट विल हैपन, कुछ चार्जेस जो से मूव करेंगे और मूव करने की वजह से जितने न्यूट्रलाइज हो सकते हैं उतने न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है, चूंकि मैंने पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया था तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे और नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो क्या होगा, कम से कम 240 माइक्रो कूलम चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी मेरे पास जो रिमेनिंग चार्ज बटेगा दैट विल बी Q2 माइनस Q1। वजह क्या हुई, अच्छा जी, तो वजह क्या हो गई भला, हमने देखा कि जब हमने इन दोनों को पैरेलल में लगाया था तो हमारे पास जो मिनिमम चार्ज था वो 240 माइक्रो कूलम था। ठीक है, यानी कि इसके अंदर से कम 240 माइक्रो कूलम इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम कह सकते हैं 720 माइक्रो माइनस 240 माइक्रो करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग चार्ज बच रहा है उस रिमेनिंग चार्ज की वैल्यू है 480 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास अब वो चार्ज है जो कि इनकी प्लेट्स के ऊपर मौजूद है, बाकी चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। मैं पहले बता चुका कि चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है तो क्या होगा, कुछ चार्ज यहाँ से निकलेगा और इसके चार्जेस के साथ न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा।
कब तक न्यूट्रलाइज होता रहेगा? जब तक हमारे पास इस प्लेट के ऊपर मौजूद जो चार्ज है वो मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो वो चार्ज कितना है? दैट इज 240 माइक्रोकूलम चार्ज। तो 240 माइक्रोकूलम चार्ज जो जहां मौजूद था उसने यहां से 240 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्जेस लिए और न्यूट्रलाइज कर दिया। बाकी जो चार्ज बचा 480 माइक्रोकूलम का चार्ज बचा। ये 480 माइक्रोकूलम का चार्ज अब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। इन 480 माइक्रोकूलम में से चार्ज इन दोनों को मिलेगा और इनकी कैपेसिटी के मुताबिक मिलेगा, ठीक है, कि कितना इसके पास जाना चाहिए और अब कितना इसके पास जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास अब आज़ाद चार्ज है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर लेते हैं ताकि पोटेंशियल फाइंड किया जा सके। तो ये दोनों चूंकि पैरेलल में नज़र आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड की जाएगी? इट विल बी C1 + C2। तो C1 की वैल्यू जो हमें दी हुई थी दैट वाज 2 माइक्रो और C2 की वैल्यू जो हमें दी गई थी दैट वाज 6 माइक्रो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 माइक्रो फैरेड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, जो कि अब इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वजह से यहाँ पर अब पोटेंशियल आ रहा होगा, वोल्टेज आ रहा होगा। इस वोल्टेज को कहते हैं V डैश। V इज इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट करके इस वोल्टेज की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना वोल्टेज अब इन दोनों के क्रॉस आ रहा है। तो चार्ज हमारे पास कितना बच गया था? 480 माइक्रो चार्ज बच गया था हमारे पास और C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 8 माइक्रो आई थी। तो यहाँ से हमारे पास जो V डैश की वैल्यू आएगी वो V डैश की वैल्यू होगी 60 वोल्ट्स। इतने वोल्टेज अब इन दोनों के क्रॉस आ रहे होंगे। फाइंड क्या करना था? फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमने हर कैपेसिटर के ऊपर अलग अलग चार्ज बताना था। अभी तक तो हमने ये बताया ना कि टोटल इतना चार्ज बच गया है जो कि इन दोनों के ऊपर मौजूद है। हमने हर एक का अलग अलग चार्ज बताना है। तो हर एक का अलग अलग चार्ज किस तरह से फाइंड कर लेते हैं? अभी बस एक ही फार्मूला पीछे रह गया है, वो लगा देते हैं तो रिजल्ट निकल आएगा। यानी Q1 जो है वो किस तरह निकाला जाएगा? वो C1V करके। यहाँ पर अब हमने क्या करना है? सिर्फ C1 की और V डैश की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अब जो वोल्टेज इनके टर्मिनल्स पे आ रहे हैं वो वोल्टेज क्या है? वो वोल्टेज V डैश है। तो हमने इस V डैश के हिसाब से बताना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ और इसके ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ। तो Q1 निकाला जाएगा C1V डैश करके। C1 की वैल्यू 2 माइक्रो है, यानी 2 × 10⁻⁻6 है और वोल्टेज की वैल्यू 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 माइक्रो। तो हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू आ गई। सॉरी मैं रिजल्ट मैच कर लूँ तो ये 120 माइक्रो आ गया, ठीक है। इसी तरह से Q2 के लिए क्या करेंगे? C2 को V डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C2 × V डैश। C2 की वैल्यू है 6 माइक्रो और V डैश की वैल्यू है 60। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 360 माइक्रो कूलम। ये Q2 का रिज़ल्ट आ गया। तो हमने दोनों कैपेसिटर्स पे आने वाले चार्ज की वैल्यू मालूम कर ली है। ये हमसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था। ओके, ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 18 हमारे चैप्टर नंबर 11 का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें कहा क्या गया? दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंसीज हमें दी गई हैं। C1 की वैल्यू है 8 माइक्रो एंड C2 की वैल्यू है 10 माइक्रो। ये दो कैपेसिटेंसीज हमें दे दी गई हैं। इनको हमने इनिशियली सीरीज़ में लगा दिया, तो सीरीज़ में लगा देते हैं। ये मैंने दोनों को सीरीज़ में लगा दिया है। ये आ गया C1 और ये आ गया C2। कितने वोल्टेज सोर्स के साथ लगाया? द इम्पॉर्टेंट थिंग इसके कितना वोल्टेज अप्लाई किया हमने? 180 वोल्ट 180 वोल्ट्स हमने अप्लाई कर दिए। जब मैंने वोल्टेज अप्लाई किए तो उसकी वजह से क्या होगा? चार्ज डिपॉजिट होगा इन दोनों के ऊपर। वो चार्ज इनिशियली फाइंड कर लेते हैं। वो फाइंड करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज कम्बिनेशन है तो 1/C1 + 1/C2 हो जाएगा। यहाँ से जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 80/18। फ्रैक्शन में नहीं जा रहे हम लोग, 80 डेसिमल पॉइंट्स में नहीं जा रहे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 80/18 माइक्रो फैरेड, ठीक है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है हमारे पास जब ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए थे, ठीक है।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वजह से कितना चार्ज इसके अंदर से फ्लो किया, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। चूँकि सीरीज कम्बिनेशन है तो एक ही जितना चार्ज इसके अंदर से भी और इसके अंदर से भी फ्लो करेगा, तो इसलिए हम लोग C इक्विवेलेंट को इस्तेमाल करते हैं। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 80/18, उसको वोल्टेज से, अप्लाइड वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 180 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 800 माइक्रो कूलम का चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास 800 माइक्रो कूलम, यहाँ तक तो बात हमारी बिल्कुल ठीक हो गई कि इतना चार्ज इस सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है। अब चूंकि दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों के क्रॉस सेम चार्ज आएगा। 800 माइक्रो कूलम का चार्ज Q1 के अंदर स्टोर होगा, इतना चार्ज C1 के अंदर स्टोर होगा, और 800 माइक्रो कूलम का चार्ज ही C2 के अंदर भी डिपॉजिट होगा। तो इसके अंदर भी 800 माइक्रो कूलम और इसके अंदर भी 800 माइक्रो कूलम, दोनों के अंदर हमने 800 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर कर दिया। टोटल कितना चार्ज है इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर, उसको हम कह देते हैं Q डैश। इट विल बी Q1 प्लस Q2, यानी कि टोटल 1600 माइक्रो कूलम चार्ज इस पूरे सर्किट के अंदर इस वक्त मौजूद है। ठीक है, 800 इसने स्टोर किया हुआ है और 800 इसने स्टोर किया हुआ है, टोटल 1600 इसके अंदर डिपॉजिटेड है इस पूरे सर्किट के अंदर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 1600। अब फाइंड करते हैं जब ये पैरेलल में लगा दिए गए तब क्या हुआ। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। द कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। इनको हमने सप्लाई से हटा दिया और आपस में पैरेलल में लगा दिया। तो ये काम जो हमने अभी लेक्चर प्रॉब्लम नंबर 16 के अंदर किया था कि हमने सोर्स को उड़ा दिया, सोर्स गायब कर दिया और दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दिया। ये दोनों पैरेलल में लग गए, इसकी वजह से क्या होगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब क्या हो जानी चाहिए, C1 प्लस C2 हो जानी चाहिए। C1 क्या था, 8 माइक्रो था और C2 था आपके पास 10 माइक्रो, ये आ गया 18 माइक्रो फैरेड C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन, कि जब दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब इतनी आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसकी वजह से कितने वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, अगेन वही प्रॉब्लम नंबर 16 को ही याद करें। तो हमने क्या किया था, ये वोल्टेज किस तरह से माइंड किए थे, V इज इक्वल टू Q/C करके। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको V डैश कहेंगे क्योंकि V तो हमने सोर्स को कहा हुआ था, तो इसको हम कह देते हैं V डैश, जो कि यहाँ पर अपेयर हो रही है। तो ये V डैश हमने फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट डैश को इस्तेमाल करेंगे और Q को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, Q को हमने क्या बोला हुआ था, Q डैश बोला हुआ था, तो ये भी Q डैश हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल चार्ज जो कि इस सर्किट के अंदर मौजूद था, अभी तक ये इस सर्किट के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से V डैश की वैल्यू क्या मिलती है, Q डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, C इक्विवेलेंट की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दें, तो आपको V डैश की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 88.8 वोल्ट्स। ये वोल्टेज अब इन टर्मिनल्स पर आ रहे होंगे। जब मैंने इन दोनों को पैरेलल में लगाया तो इन टर्मिनल्स पर अब ये वाले वोल्टेज आ रहे होंगे। अच्छा, तो जैसे कि हमने देखा कि V डैश की वैल्यू अब 88.8 आ गई, जबकि V की वैल्यू क्या थी, 180 वोल्ट्स थी। अब ये वोल्टेज का जो डिफरेंस आया सीरीज़ को पैरेलल में चेंज करने की वजह से, इसकी बेसिक वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के। जो हमारे पास 1600 माइक्रो कूलम का चार्ज इन दोनों के ऊपर मौजूद था, जब हमने उसको इस तरह से पैरेलल कम्बिनेशन में लगाया तो उसकी वजह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई और हमारे पास ये टर्मिनल्स पे आने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चेंज हो गया, दैट इज़ 88.8 वोल्ट्स आ गया। तो हमारे पास जो नया पोटेंशियल डिफरेंस था जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था, दैट इज़ 88.8 वोल्ट्स। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमने हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज मालूम करना है कि जब उसको पैरेलल कम्बिनेशन में लगा दिया तो अब हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज मौजूद होगा। तो उसके लिए V डैश को यूज़ करते हैं। तो Q1 डैश फाइंड करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 डैश के पैरेलल कम्बिनेशन में लगने के बाद कितना चार्ज इसके अंदर आया और कितना चार्ज इसके अंदर आया। तो Q1 डैश क्या बन जाएगा, C1 V डैश।
C1 की वैल्यू कितनी थी? C1 की वैल्यू 8 माइक्रो थी और V डैश की वैल्यू 88.8 थी। ये दोनों वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 710 माइक्रो कूलम। तो Q1 के ऊपर अब इतना चार्ज बाकी रह जाएगा, दैट इज 710 माइक्रो कूलम, जो कि पहले 800 माइक्रो कूलम था। Q2 के ऊपर कितना चार्ज बाकी रह जाएगा? इसको कर देते हैं C2V डैश। C2 की वैल्यू 10 माइक्रो है, V डैश की वैल्यू 88.8 है। ये दोनों वैल्यूज जब यहाँ पुट कर देंगे तो Q2 का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 888 माइक्रो कूलम। ओके, तो यहाँ पे देख कंक्लूजन्स को देखते हुए आप चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। देखें Q1 को देखें तो चार्ज की वैल्यू कम हो गई है जबकि Q2 को देखें तो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। Q1 800 से 710 पे आ गया, Q2 800 से 888 पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? दोनों की कैपेसिटेंसेस डिफरेंट थी। C1 की कैपेसिटेंस थोड़ी थी, C2 की कैपेसिटेंस ज़्यादा थी। तो C1 की डेफिनेटली चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कम है, C2 की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर हो गया और इसके अंदर थोड़ा चार्ज रह गया।